जय श्री राम सभी को। इस वीडियो में विज्ञान जिज्ञासा 8वीं क्लास के पाठ नंबर 4 विद्युत चुम्बकीय एवं तापीय प्रभाव के सभी प्रश्न उत्तर आसान भाषा में करवाए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा बनाए रखें। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरिए। खाली स्थान दिए गए हैं, इनको आपने भरना है। पहला है वोल्टेज सेल में प्रयुक्त होने वाला विलयन खाली स्थान कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है विद्युत अपघटन। ये विद्युत अपघटन कहलाता है। उसके बाद है इसका दूसरा प्रश्न है एक धारावाही कुंडली खाली स्थान की भांति व्यवहार करती है। धारावाही का मतलब है जिसके अंदर से बिजली गुजर रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन 2 इसका उत्तर आ जाएगा विद्युत चुंबक। जिस भी तार में से बिजली गुजरती है वो चुंबक की तरह काम करता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें दे रखे हैं प्रश्न नंबर 1, शुष्क सेल वोल्टेज सेल की तुलना में कम सुवाह्य है। सत्य और असत्य में से बताना है। इसका आंसर है असत्य। अगला प्रश्न है कुंडली तभी विद्युत चुंबक बनती है जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये बिल्कुल सही है। जब तार में कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तभी वह चुंबक बनती है। प्रश्न नंबर 3, एक सेल के उपयोग से बना विद्युत चुंबक दो सेलों की बैटरी के उपयोग से बने उसी विद्युत चुंबक की अपेक्षा लोहे के अधिक कागज क्लिपों को आकर्षित करता है। तो ये है असत्य। ये असत्य है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, किसी नाइक्रोम के तार में अल्प समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ऑप्शन 1 लिखा है। ये दो बातें लिखी हैं। ऑप्शन ये नहीं है। ऑप्शन नीचे जो पीले कलर के ये ऑप्शन है। तो क्या लिखा है, तार गर्म हो जाता है और तार के नीचे रखे चुंबकीय दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। तो ये प्रश्न का ही हिस्सा है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये 4 हैं। केवल विकल्प 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। ये दोनों में से बताना है कौन सा सही है और ऑप्शन भरना है इन चारों में से एक। तो इसका सही उत्तर है 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। ये ऑप्शन ग में लिखा है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, स्तंभ क में दिए गए एकांशों का मिलान स्तंभ ख में दिए गए एकांशों से कीजिए। मतलब जैसे वोल्टेज सेल है, इसमें से छांटना है, इनमें से किसके साथ मिलान होगा वो मिलान करना है। उसके लिए देखिए उत्तर क्या है। वोल्टेज सेल है जो इसका मिलान है ग के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पन्न करती है। उसके बाद है विद्युत इस्त्री प्रेस विद्युत धारा के चुंबकीय तापीय प्रभाव पर कार्य करती है। नाइक्रोम तार विद्युत तापक हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। और उसके बाद है विद्युत चुंबक विद्युत धारा के चुंबकीय, ये आ जाएगा ख वाला, इसके साथ मिलान हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5 है सामान्यतः विद्युत तापन वियुक्तियों में नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह है विद्युत तापन का मतलब है जैसे हीटर है, राड है और इलेक्ट्रिक केतली जिसमें चाय बनाते हैं, गर्म करते हैं, बिजली से चलती है, उन सभी में नाइक्रोम के तार लगते हैं। तो नाइक्रोम क्यों इस्तेमाल होता है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। विद्युत का सुचालक है। नंबर 2, किसी निश्चित परिमाण की विद्युत धारा के लिए
अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, या तांबे से अधिक सस्ता है, या विद्युत का कुचालक है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, किसी निश्चित परिमाण की विद्युत धारा के लिए अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 है विद्युत तापन युक्तियां जैसे विद्युत कक्ष तापक, विद्युत हीटर को प्राय पारंपरिक तापन विधियों जैसे लकड़ी एवं चारकोल जलाना की तुलना में अधिक सुविधाजनक माना जाता है। समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस कथन के समर्थन हेतु कारण बताइए। तो इसमें बताया है कि एक तो कमरे को अगर हम लकड़ी या चारकोल कोयले से गर्म करें, उसकी बजाय बिजली से चलने वाले जो रूम हीटर हैं, बिजली से चलने वाले हीटरों से गर्म करें तो उसके क्या फायदे हैं? तो इसका आंसर है, इसके कई कारण हैं। नंबर 1, त्वरित ताप। विद्युत उपकरण तुरंत गर्मी प्रदान करते हैं जिससे हमें तुरंत आराम मिलता है। नंबर 2, नियंत्रण। इन उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करना आसान होता है, बटन से इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य और पर्यावरण के उपकरण प्रदूषण नहीं फैलाते और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते, जैसे कि श्वसन संबंधी समस्याएं। नंबर 4, इनको चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती और हमें ईंधन इकट्ठा नहीं करना पड़ता। प्रश्न नंबर 7, चित्र 4.4 का अवलोकन कीजिए। यदि इसमें कुंडली के समीप रखे दिक्सूचक की सुई में विक्षेपण होता है तो सवाल क्या बताना है? नंबर 1, विद्युत धारा का पथ दर्शाने हेतु आरेख पर चित्र का चिन्ह लगाइए। तो इसका आंसर आ जाएगा, जब बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल से धारा प्रवाहित होती है तो यह कुंडली के ए छोर से शुरू होती है, फिर कुंडली के आ छोर तक आ जाती है और अंत में बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल तक पहुंचती है। आरेख में तीर इस दिशा को दर्शाएगा। प्रश्न नंबर 2, स्पष्ट कीजिए कि कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दिक्सूचक सुई क्यों घूमती है? तो इसका सही आंसर है, जब कुंडली में विद्युत धारा बहती है तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यह चुंबकीय क्षेत्र दिक्सूचक की अपनी चुंबकीय शक्ति के साथ क्रिया करता है जिससे दिक्सूचक घूमती है। प्रश्न नंबर 3, यदि आप बैटरी के सिरों को उल्टा कर देते हैं तो पूर्वानुमान लगाइए कि विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है, यदि बैटरी के सिरों को उल्टा कर दिया जाता है तो कुंडली के चुंबक के ध्रुव बदल जाते हैं। इससे दिक्सूचक की दिशा भी बदल जाएगी और यह विपरीत दिशा में घूमेगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, मान लीजिए कि अध्याय के आरंभ में उल्लेखित कहानी में सुमना अपने अध्यापक विद्युत चुंबक पृष्ठ के स्विच को ऑफ करना भूल जाती है। कुछ समय पश्चात लोहे की कील लोहे के बने कागज क्लिपों को नहीं उठा पाती, परंतु लोहे की कील के चारों ओर लपेटा गया तार अभी भी गर्म है। तो उत्थापक विद्युत चुंबक ने क्लिपों को उठाना क्यों बंद कर दिया? संभावित कारण बताइए। तो इसका आंसर है, जब सुमना अपने उत्थापक विद्युत चुंबक को स्विच ऑफ करना भूल जाती है तो बैटरी का चार्ज खत्म हो जाता है। सबसे पहले उसके सेल खत्म हो जाएंगे, तो इससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। जब विद्युत धारा नहीं बहती है तो लोहे की कील का चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाता है, इसलिए वह कागज की क्लिपों को नहीं उठा पाती। हालांकि तार गर्म रहता है क्योंकि विद्युत धारा के प्रभाव के दौरान तार में गर्मी उत्पन्न होती है। जब धारा रुकती है तो तार धीरे धीरे सामान्य ताप पर लौटता है, इसलिए तार गर्म रहता है लेकिन चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे चाय होती है, चाय धीरे धीरे ठंडी होती है, ये नहीं है कि एकदम से वो ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार से जो गर्म लोहे का तार था वो धीरे धीरे ठंडा होगा।
उसके बाद है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, देखो प्रश्न नंबर 9, 4.12 चित्र में क और ख में से किस चित्र में स्विच बंद होने पर एलईडी दीप्त होगी। ये देखो भाई, ये एलईडी का निशान दोनों में लगा रखा है, दोनों में लोहे की कील है, इसमें भी लोहे की कील है, तांबे की पत्ती है, तांबे की पत्ती है। अंतर क्या है, एक क में नींबू का रस है और ख में शुद्ध जल है। तो इसका आंसर देखो क्या लिखेंगे, उत्तर चित्र 4.12 क में स्विच बंद होने पर एलईडी दीप्त होगी। इसमें नींबू का रस विद्युत अपघटय के रूप में काम करता है, जबकि चित्र 4.12 में शुद्ध जल का उपयोग किया गया है जो विद्युत अपघटय नहीं बनता है, इसलिए एलईडी नहीं जलेगी। मतलब जो शुद्ध जल है उसमें एलईडी नहीं जलेगी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, नेहा ठीक वैसी ही कुंडली लेती है जैसी क्रियाकलाप 4.4 में ली गई थी, किंतु वह इसके भीतर से लोहे की कील को बाहर निकाल लेती है, जिससे केवल तार में बनी कुंडली ही रह जाती है, क्योंकि कुंडली अभी भी दिक्सूचक सुई को विक्षेपित करेगी। यदि हाँ, तो क्या विक्षेपण पहले की तुलना में अधिक होगा या कम होगा। भाई हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि किसी भी तार में जब करंट जाता है वो तो चुंबक की तरह काम करता है। तो देखो, नेहा के द्वारा किए गए क्रियाकलाप में यदि कुंडली के भीतर से लोहे की कील निकाल दी जाती है तो कुंडली अभी भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। चूंकि लोहे के कील चुंबकीय गुणधर्म रखती है, उसे निकालने में से कुंडली की चुंबकीय शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पहले की तुलना में कम होगा। अब भी चुंबक है लेकिन पहले की बजाय उसका पावर कम है, उसकी शक्ति कम है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11। चित्र 4.13 में दर्शाए अनुसार हमारे पास लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम एवं निक्रोम की बनी एक जैसी आकृति और आकार की 4 कुंडलियां हैं। देखो भाई, ये एक जैसी हैं, इसमें लोहा लगा है, इसमें तांबा है, इसमें एल्यूमिनियम है, इसमें निक्रोम या नाइक्रोम बोलते हैं वो है। तो फिर क्या पूछा है इसने पूछा है इन कुंडलियों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडलियों के समीप रखी दिक्सूचक सुइयां विक्षेप दर्शाएंगी। भाई ये पूछा है कि इन सब में जब बिजली जाती है सबके पास में दिक्सूचक रखते हैं तो कौन सी दिक्सूचक है उसकी सुई विक्षेप करेगी। तो इसका आंसर है, ये इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका ऑप्शन है 4। सभी चारों में सभी कुंडलियों में विद्युत धारा प्रभावित होने पर दिक्सूचक में विक्षेप होगा, लेकिन विक्षेप की मात्रा भिन्न भिन्न होगी। लोहे की कुंडली में सबसे अधिक विक्षेप दिखाएगी जबकि निक्रोम सबसे कम। और इसी के साथ आपका ये पाठ हुआ कंप्लीट। रुको, जाना नहीं है, अभी आपके लिए एक सूचना है। NMMS एग्ज़ाम की तैयारी आपकी जल्द ही चैनल पे शुरू होने वाली है, जिससे आप 48,000 की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो उसको तैयारी को करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।